नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड। ये जो आपका यूनिट नंबर थर्ड होने वाला है, ये मेजर पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। अगर आप बीए प्रोग्राम के कोर्स में हो, चाहे आप ऑनर्स के कोर्स में हो, और आपके पास जो बुक है या जो आपके पास कोर्स है, उस कोर्स का नाम है एंशिएंट एंड मिडिएवल जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, अगर आपकी बुक का नाम ये है तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, दोनों के लिए ही। तो आज जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट नंबर थर्ड करेंगे। ये सिलेबस ऐसा है कि जो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसने फर्स्ट टाइम अपने सिलेबस में बृहस्पति को ऐड किया है। आज से पहले, मतलब जब हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उससे पहले हमने कभी भी बृहस्पति को कभी भी नहीं पढ़ा। ये आपका सबसे मेन है। तो आप ये समझो कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि सबसे न्यू टॉपिक आपका यही रहेगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो बृहस्पति जी ने जिस बातों को बताया है, जो कल्चर के बारे में बताया है, जो समाज के तत्व बताए हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपका एक ही यूनिट में वीडियो कवर हो जाएगी। और अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सेम लिख सकते हो। बाकी जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब आपका एग्ज़ाम आएंगे तो आपको 5 से 6 या 7 वीडियो ऐसी मिल जाएगी जिसमें आपको प्रॉपरली आंसर राइटिंग, परिचय, भूमिका, जो भी आपका रहता है, कंक्लूजन, निष्कर्ष, उसके साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि वीडियो जो है वो आपको मिल जाए। और हमारा जो है टेलीग्राम पे चैनल है, नोट्स वगैरह आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। फिलहाल इन बातों को छोड़िए, स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर थर्ड को। देखिए, बृहस्पति जो है ना, बृहस्पति का संबंध अर्थशास्त्र के विद्यालय से है, यानी अर्थशास्त्र का विद्यालय। यहाँ पे अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है। अर्थशास्त्र का मतलब है कि सारी चीज़ें उसमें मिक्स हैं। ठीक है, बृहस्पति को अर्थशास्त्र विद्यालय का संस्थापक माना गया है। उसके बाद है भारतीय जो रीति रिवाज है, जो कथाएं हैं, उसमें हम लोगों ने देखा होगा कि बृहस्पति देवी देवताओं का नाम हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब देवता का नाम मिलता है। बृहस्पति कौन है? जो देवताओं के गुरु हैं, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया। हम उन्हीं बृहस्पति जी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इस संसार का निर्माण किया और इस सृष्टि को बनाया, और उन्हें उच्च पद पर आसीन किया गया है। क्योंकि अगर आप इंडियन कल्चर देखोगे तो सबसे बड़ा कौन होता है? ब्रह्मा जी होते हैं, जिन्हें हम बृहस्पति कहते हैं, राइट। और इन्हीं को देवताओं का गुरु कहा जाता है, मतलब सबसे मेन गुरु जो है वो ये हैं। और आपने जैसे अगर आप शिव वगैरह की स्टोरी देखते होगे, भगवान शिव की, तो आपने देखा होगा कि शिव जी ने इनको श्राप भी दे रखा है कि आप सबके गुरु तो रहोगे लेकिन आपकी पूजा कोई नहीं करेगा, है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि बृहस्पति भगवान की कोई पूजा भी नहीं करता। ठीक है, बट वो एक अलग चीज़ है, वो हमारा एक अलग डिस्कशन है। फिलहाल मैं मतलब आपको ये बता रही हूँ कि जो भारतीय रीति रिवाज है या जो हम कथाएं सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बृहस्पति भगवान को सभी देवता, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, भगवान शिव हैं, नारायण हैं, या जितने भी देवी देवता हैं, उनका गुरु माना गया है। और बृहस्पति जी का जो पद है वो सबसे उनको उच्च दिया गया है। अब ये जो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमें पता कहाँ से लगता है? तो 1816 में F.W. थॉमस के द्वारा एक बृहस्पति सूत्र को प्रकाशित किया गया। प्रकाशित मतलब कि छापना जिसे कहते हैं ना, कि मतलब एक इंग्लिश में वर्ड होता है, जैसे लिखना नहीं, लेखक नहीं थे वो, ट्रांसलेटर थे, लेखक वो नहीं थे। F.W. थॉमस लेखक नहीं थे, F.W. ट्रांसलेटर थे। और जो प्रकाशित करने वाले जो होते हैं ना, जैसे कि आपने कोई न्यूज़ दी तो वो छप के आती है, तो वो थे वो। ठीक है, कौन? F.W. थॉमस। तो जो बृहस्पति सूत्र है, उस बुक से हमें इस सारी बातों का प्रमाण देखने के लिए मिलता है। बृहस्पति सूत्र लिख लेना यहाँ पे। बृहस्पति सूत्र के अनुसार बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, सभी देवताओं के गुरु हैं। इसमें देवता के गुरु अथवा देवता के राजा, देखो देवता के गुरु कौन होते हैं? जो भगवान है बृहस्पति जी, उनको कहा गया है। और देवता के राजा इंद्र भगवान को कहा गया है। यानी अब आप सोचोगे कि शंकर भगवान कौन है, तो शंकर भगवान देवों के देव हैं, समझ रहे हो। तो देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति हैं। देवता के राजा इंद्र हैं।
तो इस बुक के अंदर सभी देवता के गुरु और देवता के राजा जो कि इंद्र हैं, यानी बृहस्पति और इंद्र जी की जितनी भी नीति हैं, जितनी भी शिक्षाएं हैं, वो सारी शिक्षाएं और नीति शामिल की गई हैं कि एक समाज को हम कैसे चला सकते हैं और समाज के अंदर कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद है बृहस्पति द्वारा सामाजिक कल्याण के सिद्धांत पर बल दिया गया है कि कैसे समाज का कल्याण हो। अब अगर हम बात करें सामाजिक कल्याण का सिद्धांत क्या होता है, तो सामाजिक कल्याण का सिद्धांत ये होता है कि जो भी नियम वगैरह है वो सही ढंग से फॉलो हो, अच्छे अच्छे नियम बनाए जाएं, जो राज्य है उसमें कानून व्यवस्था लागू हो, तो यही कहलाता है कल्याण का सिद्धांत। अब देखिए, जब कल्याण का सिद्धांत पर बल दिया गया तो उन्होंने एक अपने अंदर मतलब इमेजिन किया है, यानी कि कल्याणकारी राज्य की उन्होंने कल्पना की है और कल्पना करते हुए उन्होंने ऐसा कहा है कि कभी भी अपने लोगों को नष्ट करने, यहाँ तक कि नुकसान पहुँचाने की कोशिश हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है। अब जो बृहस्पति जी हैं उन्होंने सप्त प्रकृति सिद्धांत दिए हैं। सप्त का मतलब होता है सात, सात प्रकृति सिद्धांत दिए हैं। इन्हीं सिद्धांतों को आगे जाके कौटिल्य ने थोड़े बहुत मॉडिफाई, मतलब कौटिल्य नाम सुना होगा आपने, कौटिल्य जी ने थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई किया है। इसके बाद आप यूनिट नंबर 4 में पढ़ोगे तो उन्होंने भी सप्त नीति दी है। किसने? शुक्र ने। किसने? शुक्र ने। शुक्र नीति पढ़ोगे या शुक्र नीति ही है, हाँ सुकरात ने शुक्र नीति। शुक्र नीति में यूनिट नंबर 4 में शुक्र ने मतलब ये 7 सिद्धांत और बताए हैं, लेकिन जो बृहस्पति के साथ सिद्धांत है वो अलग है, शुक्र के साथ सिद्धांत अलग है। वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। कौन? बृहस्पति और शुक्र दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन जो कौटिल्य है वो बृहस्पति के समर्थक हैं, यानी उन्हीं की जो बृहस्पति जी ने जो बताया है उन्हीं को थोड़ा रेक्टिफाई मॉडिफाई करके कौटिल्य ने बताया। तो आगे हम अपनी यूनिट नंबर 4, 5, 6 जिसमें भी कौटिल्य का हमें पढ़ना होगा उसमें हम जानेंगे। तो जो बृहस्पति जी ने 7 प्रकृति सिद्धांत दिए हैं वो उन्होंने दिए हैं पृथ्वीपति, अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, पृथ्वीपति का मतलब होता है राजा, राष्ट्र का मतलब होता है राज्य यानी स्टेट, दुर्ग का मतलब होता है किला, कोष का मतलब होता है भंडार जहाँ पे हम लोग धन वगैरह रखते हैं, डंडा का अर्थ होता है लाइक न्याय वगैरह या कोई कानून सही से पालन ना हो किसी कानून का तो सजा वगैरह, मित्र मतलब कि हमें जो हमारे आसपास जो देश वो हैं राज्य हैं उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। तो देखो अगर हम शॉर्टकट में समझे, पहले शॉर्टकट में समझ लो फिर लॉन्ग कट में समझेंगे। बृहस्पति भगवान ने ये बोला है, मतलब बृहस्पति जी ने ये बोला है कि अगर ये संसार है या बोले तो अगर मतलब, क्योंकि आपको पता हम एंशियंट एंड मिडिएवल का पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि अगर प्रकृति का निर्माण हो रहा है तो प्रकृति में ये 7 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी एक राज्य डेवलप कर सकता है, तभी एक राज्य को सही ढंग से चलाया जा सकता है। क्या क्या बोला है? सबसे पहले उन्होंने बोला है कि राज्य को चलाने के लिए राजा होना ज़रूरी है, मतलब राज्य के अंदर एक राजा होना चाहिए और राजा अकेला कभी भी एक राज्य को नहीं चला सकता, तो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास एक अमात्य यानी कि मंत्री होना चाहिए। अब राजा और मंत्री तो आ गए, राजा और मंत्री राज्य किस पे करेंगे, मतलब किसको चलाएंगे? अपनी प्रजा को, तो राष्ट्र होना चाहिए। राष्ट्र किससे मिलके बनती है? राजा, प्रजा, मंत्री, यानी प्रजा मेन आपका प्रजा है, तो प्रजा भी होनी चाहिए, तो उन्होंने ये बताया है। फिर उन्होंने चौथा पॉइंट दिया है कि जैसे हमारा एक राज्य है वैसे अलग अलग और भी राज्य हैं और यही राज्य जो है आपस में टकराते हैं जिससे अशांति होती है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। तो एक राज्य को हमें, जैसे मान लो ये राज्य है पूरा या कोई गांव है, तो उसको सेव करने के लिए हमें साइड में दुर्ग बनाना चाहिए यानी किला बनाना चाहिए। दुर्ग मतलब जैसे दीवार नहीं होती एकदम, मतलब घेरा, तो एक राज्य को घेरने के लिए एक घेरा होना चाहिए ताकि वो राज्य उसी घेरे के अंदर रहे और कोई भी बाहरी आक्रमण ना हो सके। फिर उन्होंने बोला है 5वां पॉइंट कि हर एक राज्य के अंदर एक कोष होना चाहिए। कोष का मतलब होता है भंडार घर या मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे राजा अपने पैसे, खजाना, मुद्रा, सोना, चांदी जो भी है वहाँ पे वो रख सके और अपने समाज के कल्याण के लिए या जो भी उसकी प्रजा है उसके कल्याण के लिए उस पैसे को खर्च कर सके।
उसके बाद उन्होंने बताया है डंडा। डंडा का मतलब है कि राजा के द्वारा बनाए गए जो नियम है वो प्रजा को मानने चाहिए। अगर कोई नहीं मान रहा तो वहाँ पे डंडा का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उनको मतलब उस टाइप से जो भी उनकी गलती है उनको सजा मिलनी चाहिए। लास्ट बताया है उन्होंने मित्र। मित्र में उन्होंने ये बताया है कि जैसे एक यहाँ पे एक स्टेट है या एक राज्य है, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य है, तो राज्य को आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो भाई, लड़ाई कौन करता है? अगर ये चारों है तो इस पे हमला कौन करेगा? ये मान लो नाम दे देते हैं इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तीनों ही स्टेट है। ए पे हमला कौन करेगा? बी कर सकता है, सी कर सकता है, डी कर सकता है, कर सकता है। लेकिन अगर इन तीनों के बीच में अच्छे रिलेशन रहेंगे, यानी मतलब प्लस रिलेशन रहेंगे तीनों के बीच में, तो क्या ये लोग एक दूसरे पे हमला करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो वहाँ पर क्या है कि उन्होंने ये बताया है कि सभी राज्य को आपस में इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी एक अच्छा स्वभाव और मैत्रीपूर्ण मतलब नीति को अपनाना चाहिए। अब समझ लेते हैं कि लिखना क्या है। देखो, नॉर्मल लिखना है कि पृथ्वीपति, पृथ्वीपति का अर्थ होता है राजा। राजा का कार्य होता है प्रशासन को चलाना। प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता है। राजा के पास प्रशासन को चलाने के लिए सारी शक्तियाँ होती हैं। और उन्होंने देवीय माना है कि जो राजा है वो देवीय अवतार है। ये लिखा नहीं है, आप लिख लेना। राजा को स्वामी, राजा ही स्वामी कहलाता है और राजा के द्वारा बनाए गए जो नियम है उसी के अनुसार उनका प्रशासन चलता है। अमात्य में उन्होंने बताया कि अमात्य का अर्थ होता है मंत्री। मंत्री राजा की सहायता के लिए होता है। राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए, लिए और हेतु सेम होता है, लिए अमात्य राजा की सहायता करता है। और राज्य में राजा के बाद जो उच्च स्थान होता है वो अमात्य का होता है, यानी नंबर 1 पे तो राजा है और राजा के बाद जो उच्च स्थान है राजा के बाद, तो वो अमात्य का है। उसके बाद उन्होंने राष्ट्र में बताया है कि राष्ट्र द्वारा शासन किया जा रहे भौगोलिक क्षेत्र को राष्ट्रीय कहा जाता था। सरल शब्दों में अगर जाने तो राजा और अमात्य को शासन हेतु जो क्षेत्र होता था वही कहलाता था राष्ट्र है। राष्ट्र के बिना राजा और अमात्य का कोई अर्थ नहीं। मान लो अगर वहाँ पे वो भौगोलिक क्षेत्र ही ना हो, जमीन ही ना हो और वहाँ पे रह रहे लोग ही ना हो, तो किस पे शासन करेंगे? ऐसा तो नहीं पेड़ पौधों पे शासन करें या जो वहाँ पे किला है उस पर शासन करें। तो वही कहने का मतलब है कि यदि राष्ट्र नहीं है तो राष्ट्र के बिना राजा और अमात्य का कोई अर्थ ही नहीं है। राष्ट्र के सिद्धांतों में, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, राष्ट्र का सिद्धांत क्या होता है? धर्म को कायम रखना, नागरिक का कल्याण करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा और रक्षा प्रदान करना। ये क्या काम है? राजा का कार्य होता है कि वो अपने राष्ट्र को सुरक्षा रक्षा प्रदान करे, कानून व्यवस्था को बनाए रखे अपने राष्ट्र के अंदर और नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करे। अगला अपना है दुर्ग। दुर्ग मैंने आपको बताया जो किला टाइप का होता है, तो दुर्ग को हम किला कहते हैं। लेकिन जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई बंदा रह रहा है तो वो अपनी साइड साइड में दीवार खिंचवा लेता है, वहाँ तो बड़ी बड़ी है ना, बहुत चौड़ी चौड़ी, तो वही कहलाता है। उसके बाद देखो कोष को देख लेते हैं। कोष में क्या लिखना है? वही लिखना है कि जहाँ राजा का धन रखा जाता था उस क्षेत्र को कोष कहा जाता था। राज्य का धन संसाधन, मतलब राज्य का जितना भी धन है, जो संसाधन है, संसाधन में गोल्ड, ज्वेलरी या मतलब सिल्वर जो भी होता था, और खजाना रखे जाते थे। बृहस्पति में खजाने को कुशलता पूर्वक बनाए रखने पर जोर दिया गया है। शासन की जिम्मेदारी होती थी कि प्रजा की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना, और इन ज़रूरतों को वो अपने कोष के द्वारा ही पूरा करता था। जैसा अभी एग्जांपल समझो, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका भी अपना एक कोष है ना, जहाँ से वो धन को निकाल सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है। कोई जो हमारा लाडली जो मतलब जो भी स्कीम चलती है, लाडली योजना जो भी है, तो वो सब कहाँ से मिलता है? वो हमें वहीं से मिलता है, कोष के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट का कोष है। ये तो इस टाइम पर है, तो वही कोष सेम उस टाइम पर था, तो वो कहलाता था राजा का कोष। ठीक है। और वहाँ कार्य कर रहे लोगों को वेतन भी इस कोष से ही दिया जाता था। सामाजिक कल्याण और सामाजिक भलाई के लिए उस खजाने का या उस कोष का जो है प्रयोग होता था। ये तो आपको कोष में लिखना है। अगला हो गया डंडा।
कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए डंडा का उपयोग होता था। बृहस्पति के अनुसार कानून को लागू करना, जुर्माना लगाना, व्यवस्था बनाए रखने के लिए डंडे का प्रयोग होता था। बृहस्पति की शिक्षाएं एक स्थिर और समाज को बनाए रखने के लिए स्थिर और नैतिक आएगा, नैतिक मिसप्रिंट है, थोड़ा लिख लेना, ठीक है। बृहस्पति की जो शिक्षाएं हैं वो एक स्थिर और नैतिक समाज को बनाए रखने के लिए दंड के उचित और संतुलित उपयोग पर जोर देती है। यानी कि बृहस्पति की शिक्षाएं ऐसी है कि अगर हमें समाज को स्टेबल करके रखना है तो हमें डंडे का सही टाइम पर और सही चीज़ में हमें डंडे का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी भाई सजा दे दी, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। उसके बाद मित्र में आपको लिखना है कि बृहस्पति के अनुसार राज्य के आसपास जो दूसरे राज्य हैं उनसे मित्रता रखनी चाहिए, अर्थात मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखना चाहिए, ताकि भविष्य पर ज़रूरत पड़ने पर भी वह लोग हमारा साथ दे। और बृहस्पति ने ये भी बताया कि एक राज्य पर हमला जो है वो दूसरा राज्य ही करता है, कोई बाहर के लोग नहीं आते, दूसरा राज्य ही करता है। यदि राज्यों के बीच अच्छे संबंध होंगे तो ऐसी स्थिति कभी भविष्य में उत्पन्न ही नहीं होगी। तो ये किसने बताया है? ये सब बृहस्पति ने बताया है, जो कि उन्होंने सप्त प्रकृति सिद्धांत दिए हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे शुक्र के भी कुछ इसी प्रकार के, लेकिन बस थोड़े से अलग है, मतलब थोड़े से का मतलब अलग ही हैं, आप ये समझो। और आपका जो ये यूनिट है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यही बनेगा, जो कि बृहस्पति द्वारा दिए गए सप्त सिद्धांत है वो, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कुछ लगता हो कि कोई लाइन आपको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, या आपके माइंड में ऐसी कोई लाइन आ रही है जिसको आप लिख सकते हो, तो आप उन लाइनों को भी लिख सकते हो अपने ईजी शब्दों के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करके जाया करो, ऐसे ही मत जाया करो। मैं देखती हूँ बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो वीडियो को लाइक करके जाया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।